हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अभी फार्मेसी। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हम लोग बेसिकली 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो पूछे गए हैं, आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, स्टेट टू मेजर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स रिलेवेंट टू कंट्रोल रिलीज ऑफ फॉर्मुलेशन। तो इसमें से हम लोग को जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है उसमें बताना है 2 मेजर प्रॉपर्टी, जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती है ड्रग की, उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, दीज आर दोज प्रॉपर्टी विच आर रिलेटेड टू ड्रग। तो जो हमारा फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारे ड्रग से रिलेटेड होती है, यानी ड्रग्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें फर्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो द मोस्ट सुटेबल रूट्स फॉर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आर ओरल, पैरेंट्रल एंड ऑल्सो समटाइम ट्रांसडर्मल। तो जो हमारी कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की जो हमारी ड्रग फॉर्मुलेशन होती है, अगर उसके रूट्स की बात करें कि उसका सबसे अच्छा तरीका किस रूट से अगर हम लोग उस ड्रग को डिलीवर करते हैं अपने बॉडी में, तो वो हमारे ओरल होता है, पैरेंट्रल होता है और कभी कभी ट्रांसडर्मल होता है। नेक्स्ट है मॉलिकुलर साइज। तो फॉर कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मॉलिकुलर साइज ऑफ ड्रग शुड बी स्मॉलर फॉर बेटर कोटिंग एंड एब्जॉर्प्शन। तो जो हमारी कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम होती है, तो उसमें जो ड्रग होती है अगर उसका मॉलिकुलर साइज छोटा होता है तो ये हमारे ड्रग के लिए अच्छा होता है, ताकि वो इजीली अच्छे से कोट हो सके या फिर एब्जॉर्प्शन के टाइम में भी उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। तो इस तरीके से आप कुछ इसका आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मेंशन द रोल ऑफ पॉलीमर इन फॉर्मुलेशन ऑफ कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इसमें बता रहे हैं जो हम लोग पॉलीमर्स यूज करते हैं कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन में, तो उसका क्या क्या रोल है उसके बारे में बताना है। तो पॉलीमर्स आर द मोस्ट प्रोमिसिंग ऑप्शन ऑफ कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम बिकॉज दे प्रोवाइड द कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग्स। तो जो हमारा पॉलीमर यूज करते हैं हम लोग कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे क्या होता है हम लोग किसी भी ड्रग को कंट्रोल रेट से रिलीज करा सकते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। इसको हम लोग 2-3 तरीके से बनाते हैं कि कंट्रोल रिलीज जो हमारे डोजेस फॉर्म है वो किस तरीके से हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं। तो हम लोग रिजर्वायर सिस्टम के थ्रू उसको फॉर्मुलेट करते हैं, मैट्रिक्स सिस्टम के थ्रू फॉर्मुलेट करते हैं, या फिर पीएच रिस्पॉन्सिव की तरह फॉर्मुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ बायो एडिशन। इसमें बताना है कि बायो एडिशन का प्रिंसिपल क्या होता है। तो बायो एडिशन इज द स्टेट इन विच टू मटेरियल एटलीस्ट वन ऑफ विच इज बायोलॉजिकल इन नेचर आर हेल्ड टुगेदर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम बाय इंटरफेशियल फोर्सेज। तो बायो एडिशन बेसिकली क्या होता है, एक स्टेट होती है जिसमें जो हमारे 2 मटेरियल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से हेल्ड करते हैं एक एक्सटेंडेड टाइम के लिए, जो कि एक एक इंटरफेशियल फोर्स के कारण एक दूसरे से हेल्ड किए होते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे 2 मटेरियल जो होते हैं उसमें एटलीस्ट एक मटेरियल बायोलॉजिकल इन नेचर होना चाहिए। इसकी आप दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि द टर्म बायो एडिशन इम्प्लाइज अटैचमेंट ऑफ ड्रग्स कैरियर सिस्टम टू स्पेसिफिक बायोलॉजिकल लोकेशन। तो बायो एडिशन में बेसिकली क्या होता है, जो हमारी ड्रग होती है एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल लोकेशन पे जाके अटैच करती है। दिस बायोलॉजिकल सरफेस कैन बी इपिथेलियल टिश्यू और द म्यूकस कोट ऑन द सरफेस ऑफ टिश्यू। तो जो ये बायोलॉजिकल लोकेशन है ये तो हमारी या तो एपिथेलियल टिश्यू हो सकती है या फिर म्यूकस कोट हो सकती है हमारे टिश्यू के सरफेस पे। एक और क्वेश्चन इसमें बनता है, म्यूको एडिशन क्या होता है। तो इफ द एडेसिव अटैचमेंट इज टू म्यूकस कोट देन फिनोमिना इज रेफर्ड एज म्यूको एडिशन। तो जो हमारी जो ड्रग अटैच करती है हमारे बायोलॉजिकल लोकेशन पे, अगर वो म्यूकस कोट से अटैच करती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूको एडिशन। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ परमिहेशन इनहांसर। इसमें हम लोग को परमिहेशन इनहांसर का वर्किंग प्रिंसिपल बताना है, कई बार इसकी डेफिनेशन भी पूछ लेता है। तो दिस इनहांसर इंटरेक्ट विथ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सबक्यूटेनियस लेयर and increase the permeability of the subcutaneous layer to achieve higher therapeutic response of the drug। तो बेसिकली जो परमिहेशन इनहांसर क्या होता है, ये क्या करता है, इंटरेक्ट करता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो हमारी सबक्यूटेनियस लेयर का होता है और उसकी परमिबिलिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो हमारी ड्रग होती है उसकी जो थेरापेटिक वैल्यू होती है या फिर थेरापेटिक रिस्पॉन्स होता है वो बढ़ जाता है। इट मॉडिफाई द बैरियर फंक्शन टू इंक्रीज परमेबिलिटी। बेसिकली जो हमारे परमिहेशन इनहांसर होते हैं, जो बैरियर होता है उसको क्या उसको मॉडिफाई कर देता है, जिसकी वजह से हमारी जो ड्रग है वो इजीली परमिएबल हो जाती है और पास कर जाती है, जिसकी वजह से उसका जो थेरेपेटिक वैल्यू है वो बढ़ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेम द फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी। इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि हमारे ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है लिपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग, जो हमारी ड्रग की लिपोफिलिसिटी यानी लिपिड सॉल्युबल प्रॉपर्टीज होती है ये अफेक्ट कर सकती है। सेलेब्री सेक्रीशन, जो हमारा सलाइबा का सेक्रीशन होता है वो कितना हो रहा है, इसकी वजह से भी जो हमारी ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी है वो अफेक्ट हो सकती है। या फिर जो हमारा सलाइबा का पीएच है ये भी अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद है बाइंडिंग टू द ओरल म्यूकोसा, कहाँ पे हमारी ड्रग बाइंड करी हमारे ओरल म्यूकेसा में, ये भी फैक्टर जो होता है वो अफेक्ट कर सकता है। और ओरल इपिथेलियम थिकनेस, जो हमारी इपिथेलियम है उसकी थिकनेस कितनी है, तो ये कुछ फैक्टर होते हैं जो कि ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मीटर डोज इनहेलर। तो इसमें बताना है कि मीटर डोज इनहेलर क्या होते हैं। तो मीटर डोज इनहेलर इज अ डिवाइस दैट डिलीवर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेडिकेशन टू द लंग्स। जो हमारी मीटर डोज इनहेलर होती है एक ड्रग डिवाइस होती है जो कि क्या करती है, एक स्पेसिफिक अमाउंट यानी फिक्स अमाउंट की जो ड्रग है या फिर मेडिकेशन है उसको ये डिलीवर करती है हमारे लंग्स तक इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट ब्रस्ट ऑफ एरोजोलाइज मेडिसिन दैट इज यूजली सेल्फ एडमिनिस्टर्ड बाय द पेशेंट बाय इनहेलेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे जो हमारे अस्थमा के पेशेंट होते हैं, आपने देखा होगा वो पंप लिए रहते हैं और जब भी उनको ज़रूरत होती है वो उसमें से ड्रग को अपने लंग्स के अंदर इनहेल कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो ड्रग होती है वो एक फिक्स अमाउंट में ही एक बार में इनहेल होती है। तो इस तरीके से जो ड्रग होती है वो ली जाती है और जो मीटर डोज इनहेलर होता है वो इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द एप्लीकेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऑन टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें बताना है कि जो हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती है उसका क्या एप्लीकेशन यानी क्या यूजेस होते हैं टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर वेल मेड प्रोटीन दैट एक्ट एज ह्यूमन एंटीबॉडीज इन द इम्यून सिस्टम। तो बेसिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऐसी बेसिकली एक प्रोटीन होती है जो कि वेल मेड द्वारा बनाई गई रहती है, जो कि हमारे ह्यूमन एंटीबॉडीज़ की तरह ही काम करती है हमारे इम्यून सिस्टम में। दे आर मेड बाय आइडेंटिकल इम्यून सेल। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती है वो हमारे आइडेंटिकल इम्यून सेल से ही बनाई जाती है। अगर इसके कुछ एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यूज इन डायग्नोसिस ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जो हमारी हार्ट से रिलेटेड डिजीज होती है उसके डायग्नोसिस में इनका यूज किया जाता है। यूज इन टॉक्सिन एंड ड्रग इम्यूनो कॉन्जुगेट्स, इसका इस्तेमाल हम लोग टॉक्सिन और ड्रग इम्यूनो कॉन्जुगेट्स में भी करते हैं। यूज इन इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी, इम्यून को सप्रेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन लियोजोम्स एंड नैनो पार्टिकल्स। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसका कई बार क्या होता है, इसकी डेफिनेशन और इस किसी एक का अप्लीकेशन पूछ लिया जाता है, तो आप इनको अच्छे से देख लेना। फर्स्ट बात करते हैं लियोजोम्स क्या होते हैं। तो दीज आर वेरी स्मॉल एंड माइक्रोस्कोपिक इन साइज। जो हमारे लियोजोम्स होते हैं एक बहुत छोटे से और माइक्रोस्कोपिक साइज के ये पार्टिकल्स होते हैं। इन दिस द मेडिकेशन इज इनकैप्सुलेटेड इन वेसिकल्स कंपोज्ड ऑफ पाई लेयर। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारी मेडिकेशन होती है या फिर जो ड्रग होती है वो इनकैप्सुलेट होती है वेसिकल्स के अंदर जो कि पाई लेयर से मिलके बने होते हैं। अगर लियोजोम्स के एप्लीकेशंस की बात करते हैं, यूज इन एंटी न्यूप्लास्टिक ट्रीटमेंट, इनका इस्तेमाल हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं, जीन थेरेपी में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इम्यून रिस्पॉन्स की स्टडीज़ में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं नैनो पार्टिकल्स की बात करते हैं, दीज आर सब आयोनाइज कोलाइडल स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो जो हमारे नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो सब आयोनाइज कोलाइडल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सिंथेटिक या फिर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर से मिलके बने होते हैं। द ड्रग इज इनकैप्सुलेटेड टू ए नैनो पार्टिकल मैट्रिक्स। इसमें जो क्या होता है, जो हमारी जो ड्रग होती है या फिर जो मेडिकेशन होती है वो इनकैप्सुलेटेड होती है नैनो पार्टिकल मैट्रिक्स के अंदर। अगर इसके साइज रेंज की बात करते हैं तो जो हमारे नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो 10 to 1000 नैनोमीटर इनकी साइज रेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन द टर्म माइक्रो इनकैप्सुलेशन एंड माइक्रो कैप्सूल। नाम से ही समझ आ रहा है कि माइक्रो मीन्स छोटा। माइक्रो इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वेरी टीनी ड्रॉपलेट और पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड और सॉलिड मटेरियल आर कोटेड विद ए कॉन्टिन्यूअस फिल्म ऑफ पॉलीमर। तो बेसिकली जो माइक्रो इनकैप्सुलेशन क्या होता है, एक टेक्निक होती है या फिर एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी पार्टिकल्स को या फिर सॉलिड का हो या लिक्विड का हो उसको क्या करते हैं, कोट करते हैं एक पॉलीमर की मदद से। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो इनकैप्सुलेशन। अगर इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं, यूज टू डिजाइन कंट्रोल रिलीज
सस्टेन रिलीज एंड प्रोलॉन्ग रिलीज डोजेस फॉर्म। तो बेसिकली माइक्रो इनकैप्सुलेशंस के एप्लीकेशन, जैसे हम लोग कोई भी कंट्रोल रिलीज ड्रग फॉर्मुलेशन बना रहे हैं या फिर सस्टेन रिलीज बना रहे हैं या फिर प्रोलॉन्ग रिलीज डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, तो वहाँ पे इनका यूज किया जाता है माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक का। यूज टू मास्क द बीटर टेस्ट ऑफ सर्टेन है। इसका इस्तेमाल हम लोग जैसे कोई भी जो हमारे ड्रग है, अगर उसका टेस्ट बीटर है तो वहाँ पे उसको उसके टेस्ट को मास्क करने के लिए भी हम लोग माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो, यहाँ पे कुछ और भी एप्लीकेशन है, जैसे यूज टू प्रोटेक्ट कोर मटेरियल, यानी जो हमारा मेन मेडिकामेंट है उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इस टेक्निक का यूज करते हैं। यूज टू सेपरेट इनकम्पेटिबल सबस्टेंस, जैसे कोई भी सबस्टेंस जो है वो इनकम्पेटिबल है तो वहाँ पे भी उसको सेपरेट आउट करने के लिए भी हम लोग माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक का यूज करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो कैप्सूल या फिर माइक्रो स्फीयर। यहाँ पे आपको दोनों नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि माइक्रो कैप्सूल्स क्या होते हैं या फिर माइक्रो स्फीयर क्या होते हैं। दोनों एक ही होते हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको चेंज करना है। माइक्रो कैप्सूल्स आर टीनी कैप्सूल कंटेनिंग मटेरियल सच एज एन एडेसिव और ए मेडिसिन दैट इज रिलीज व्हेन द कैप्सूल इज ब्रोकन मेल्ट और डिजोल्व। तो अगर आप माइक्रो कैप्सूल करके पूछता है तो आप यहाँ पे टर्म यूज करोगे माइक्रो कैप्सूल। अगर माइक्रो स्पेयर पूछता है तो आप सिंपली लिख सकते हो कि माइक्रो स्पेयर आर द टीनी स्पेरिकल शेप containing material such as adhesive or medicine that is released when the स्पेयर इज ब्रोकन मेल्टेड और डिजोल्व। तो जो हमारे माइक्रो कैप्सूल होता है वो बेसिकली एक छोटे से कैप्सूल होते हैं जिसके अंदर हमारा जो मेडिकामेंट होता है वो भरा रहता है, और जब ये कैप्सूल ब्रेक होती है यानी टूटती है या फिर मेल्ट होती है तो वहाँ से जो हमारा मेडिकामेंट है या फिर जो ड्रग है वो रिलीज होती है। अगर इसकी साइज रेंज की बात करते हैं तो इसकी साइज रेंज होती है 1 से लेके 1000 माइक्रोमीटर तक। इस तरीके से आप इनका आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन बेसिक कंपोनेंट ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी अगर हम लोग कोई भी ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स की हमें ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्योंकि कई बार इसकी डेफिनेशन भी पूछ लेता है। तो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आर topically administered medicament in the form of patches that deliver drugs for systematic effect at a predetermined and controlled rate। तो जो हमारा ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है इसमें जो हमारी जो ड्रग होती है उसको हम लोग टॉपिकली एडमिनिस्टर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैचेस में। जैसे स्किन पे पैचेस लगाए जाते हैं वहाँ से हमारी जो ड्रग होती है वो रिलीज होती है और धीरे धीरे हमारे स्किन को पेनिट्रेट करके वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है और अपना एक्शन शो करती है। ये पहले से इसका जो इफेक्ट जो ड्रग रिलीज रेट रहता है वो पहले से डिटरमाइन रहता है कि कितने टाइम में कितनी ड्रग हमारी रिलीज होगी। अगर इसके बेसिक कॉम्पोनेंट्स की बात करते हैं तो उसमें होता है पॉलीमर मैट्रिक्स या फिर ड्रग रिजर्वायर, उसके बाद मेम्ब्रेन होती है, ड्रग होती है और परमिएशन इन्हांसर जो कि इसकी परमिलिटी को इन्हांस करता है ताकि हमारी जो ड्रग है वो ईजिली परमिएट हो जाए स्किन के थ्रू। उसके बाद होता है प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव और जो अदर एक्सिपिएंट यूज किए जाते हैं वो सब होते हैं। तो ये सारा कुछ बेसिक कंपोनेंट होता है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्प्रे ड्राइंग एंड स्प्रे कॉन्जेलिंग मेथड। यहाँ पे कई बार इन दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है तो आप डिफरेंस भी लिख सकते हो इस आंसर के बाद। स्प्रे ड्राइंग इज ए मेथड ऑफ फॉर्मिंग ए ड्राई पाउडर फ्रॉम ए लिक्विड और स्लरी बाय रैपिडली ड्राइंग विथ ए हॉट गैस। तो जो हमारा स्प्रे ड्राइंग होता है एक मेथड होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं ड्राई पाउडर बनाते हैं किसकी मदद से, कोई लिक्विड या फिर जो स्लरी होता है उसको रैपिडली ड्राई करते हैं हम लोग हॉट गैस की मदद से, जिसकी वजह से जो हमारा लिक्विड या फिर जो स्लरी है वो डायरेक्ट ड्राई पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ द प्रिफर्ड मेथड ऑफ ड्राइंग ऑफ मेनली थर्मिकली सेंसिटिव मटेरियल सच एज फूड्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो इस मेथड का हम लोग यूज़ तब करते हैं जैसे कोई भी हमारा जो सबस्टेंस है या फिर कोई मटेरियल है वो हीट सेंसिटिव होता है, उस केस में हम लोग स्प्रे ड्राइंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। द कोटिंग solidification affected by rapid evaporation of solvent in which coating material is dissolved। तो इसमें बेसिकली जो हमारी जो कोटिंग होती है वो किस तरीके से अफेक्ट करती है, इसमें क्या होता है जो हमारा लिक्विड या फिर जो स्लरी होता है उसका रैपिड एवपोरेशन हो जाता है उसके सॉल्वेंट का, जिसकी वजह से हमारी जो ड्रग है वो ड्राई फॉर्म में आ जाती है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। वहीं जो हमारा स्प्रे कॉन्जेलिंग मेथड है जिसको हम लोग स्प्रे कूलिंग भी बोलते हैं, इसके नाम से ही पता चल जाएगा। स्प्रे कूलिंग इज ए सॉल्वेंट फ्री प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म ए मेल्ट
इनटू वेल डिफाइंड स्पेरिकल पार्टिकल्स। तो जो हमारा स्प्रे कॉन्जेलिंग मेथड या फिर स्प्रे कूलिंग मेथड के नाम से पूछ ले तो ये क्या होता है, एक सॉल्वेंट फ्री प्रोसेस जिसमें किसी तरीके के सॉल्वेंट का यूज नहीं किया जाता। और इसमें जो हमारा मटेरियल होता है, कोटिंग मटेरियल, वो डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक स्पेरिकल पार्टिकल्स में। यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा लिक्विड होता है या फिर जो स्लरी होता है उसको पास आउट कराते हैं और वहाँ पे हम लोग थर्मली कंजोलिंग मेथड की मदद से उसको डायरेक्ट हम लोग पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, स्पेरिकल पार्टिकल्स में उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग कोल्ड प्रोसेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर एक्टिवेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। यहाँ पे हाइड्रोडायनेमिक को हाइड्रेशन के नाम से भी जानते हैं। तो हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर एक्टिवेटेड ड्रग सिस्टम इज द हाइड्रोकोलाइडल imbibes water and swell to generate hydrodynamic pressure that pushes the drug reservoir compartment and thus the force drug through an orifice at a slow and uniform rate। तो इसमें जो हमारा हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारी ड्रग अंदर लिक्विड फॉर्म में भरी रहती है वो क्या करती है, एक प्रेशर जनरेट करती है, जिसकी वजह से जो कंपार्टमेंट होता है या फिर जो ड्रग रिजर्वायर होता है उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है और वहाँ से हमारी जो ड्रग है वो धीरे धीरे रिलीज आउट हो जाती है एक यूनिफॉर्म रेट से। यहाँ पे जो पॉलीमर यूज किया जाता है वो होता है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्काइल मेथिल एक्राइलेट। तो ये पॉलीमर का यूज किया जाता है इसके फॉर्मेशन में। तो ये कुछ जो शॉर्ट क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर 2-3 साल में पूछे गए थे, तो मैंने यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस कर दिया। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।